Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस, सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं और आज मैं ना कुछ क्वेरीज भी लेने वाली हूँ। यस, लास्ट का एक सेशन था, फिफ्थ सेशन, जिसमें मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी। आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेशन था जिसमें सेशन में ही क्वेरी आई थी, तो वो भी मैं लेने वाली हूँ कि भाई मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए थे, उसके बाद आपने कहा कि भाई ये समझ नहीं आया, ये भी क्वेरीज है, तो वो भी आज मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आई थिंक चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया होगा और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको भी हिट कर दिया होगा, बिकॉज जो सेशंस आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे, राइट। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, वहाँ जाइए, उसको भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज वहाँ भी आपको सेशंस मिलने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये सबसे पहली शीट है, आज 8 सेशन है और इससे पहले के 7 सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस की सबसे पहले आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर लें पहले के सेशंस, बिकॉज बहुत ज़रूरी हैं देखने हैं। ये शीट सब में आपको मिलेगी, फर्स्ट शीट, तो आप सोचेंगे कि शायद वही क्वेश्चंस है, तो वही क्वेश्चंस नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस ही हैं जो कि सेशन में है, तो उन्हें चेक ज़रूर करें। फर्स्ट शीट को देखकर भागे नहीं, ये एक बस इंट्रो शीट है जो मैंने लगाई हुई है, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या होते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कोई भी ऐसे रियल या हाइपोथेटिकल हो सकते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब वो सिचुएशन एग्जिस्ट करे ना करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टिप्स क्या है, बहुत ही जल्दी जल्दी टिप्स है, रीड मोर एंड मोर, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सब जगह से क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं। फेस टू फेस अगर कोई पूछे तो स्टार मेथड अप्लाई कर सकते हैं और सिचुएशन में जंप कर सकते हैं। सिचुएशन में जंप करें और इमेजिन करें भाई मेरे साथ ये सिचुएशन हो तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। अब ये तब हो सकता है जब आपके पास नॉलेज होगी अच्छी से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अदरवाइज अपने आप इमेजिन करेंगे और नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मेरा सेशन आया था, फिफ्थ सेशन सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस का, वहाँ के कमेंट बॉक्स से मुझे ये कुछ मिले हैं और इसमें पद्मिनी वीडियो इनका चैनल है, इन्होंने पोस्ट किए पहले के 4 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अ मेडिकल कंपनी इज डूइंग सम वैक्सीन टेस्टिंग एंड इज लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। क्या हो रहा है? एज एन एचआर हाउ विल यू डू द हायरिंग। मेडिकल कंपनी है और वैक्सीन टेस्टिंग कर रही है और एक्सपर्ट देख रही है। एचआर क्या करे, कैसे हायरिंग करे? एक्सपर्ट चाहिए, वैक्सीन टेस्टिंग चीज देखिए क्या है, मेडिकल कंपनी है और वैक्सीन टेस्टिंग और एक्सपर्ट चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं। हाई प्रोफेशनल्स हु आर एंथुसियास्टिक इन दिस फील्ड, खाली एंथुसियास्टिक हो, एक्सपर्ट लेवल का काम चाहिए हमें। मेडिकल कंपनी और वैक्सीन टेस्टिंग की बात हो रही है तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, खाली एंथुसियास्टिक होने से नहीं चलेगा। हायरिंग प्रोफेशनल्स विद रेलेवेंट डिग्री, डिग्री रेलेवेंट के साथ आप हायर कर लो, चाहे वो फ्रेशर हो, ये भी नहीं चल पाएगा। डू अ लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, कैसा प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे आप, किस तरीके से कर पाएंगे, एक्सपर्ट चाहिए मुझे। डी, हायर कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस, यस सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये कि हायर हम जो एक्सपीरियंस हो जिसके पास, हम उसको करें, बिकॉज हमें एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे। एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म हैज बीन गिविंग फेक प्रोमिसेस टू द क्लाइंट कॉजिंग ट्रबल टू द कंपनी। फेक प्रोमिसेस दे रहा है कोई एम्प्लॉय क्लाइंट को, जिससे क्या हो रही है, ट्रबल होगी होगी, पक्का होगी। कोई भी आप प्रॉमिस देकर आ गए, कैसे, कौन उसे फुलफिल करेगा? एज एन एचआर हाउ विल यू टैकल द सिचुएशन, कैसे टैकल करें? आस्क एम्प्लॉय टू लीव इमीडिएटली, ठीक है, वो तो चला गया, लेकिन क्या क्या दे चुका, क्या करेंगे उससे? जो जो फेक प्रोमिसेस दे दिए उसका कैसे पता चलेगा? चेंज द क्लाइंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्लाइंट चेंज कर दो। अच्छा, मतलब वो वाला क्लाइंट चेंज कर दो, अब वो दूसरे क्लाइंट के साथ ये काम शुरू कर देगा। जिसकी आदत फेक प्रोमिसेस देने की है, वो क्या करेगा? वो दूसरे के साथ वो काम करने लगेगा, इस क्लाइंट के साथ नहीं, तो चलो दूसरे के साथ कर लेते हैं, तो बात नहीं बनेगी। डिस्कस विद हायर अथॉरिटी टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। स्टॉप प्रमोशन एंड बोनस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो प्रमोशन और बोनस है वो स्टॉप कर दो, सैलरी वैलरी देते रहो और उसको अपने पास रखो और वो फिर ये काम करता रहेगा आराम से। नहीं,
सी पे आते हैं, डिस्कस विथ हायर अथॉरिटी टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। यहाँ पर हमें हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। आप अक्सर देखेंगे मैं कहती हूँ कि भाई नहीं मैनेजमेंट के पास मत जाओ, हायर अथॉरिटी के पास मत जाओ, लेकिन आप यहाँ पे इशू देखिए क्या है, गिविंग फेक प्रोमिसेस टू द क्लाइंट कॉजिंग ट्रबल टू द कंपनी। कंपनी को ट्रबल हो रही है और फेक प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि फेक प्रोमिसेस में क्या क्या दे चुका है वो, आगे लीगल चीजें आ सकती हैं। क्लाइंट कंपनी क्या करेगी जब उसके प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होंगे हमारी कंपनी के ऊपर, हमने फेक प्रोमिसेस किसी हमारे एम्प्लॉय ने दे दिए हैं, तो कंपनी क्या करेगी भाई, कंपनी जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो कंपनी पे केस कर सकता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी वाली चीज होने वाली है जो कि हायर अथॉरिटी के पास बाद में आएगी किसी तरीके से। तो हमें हायर अथॉरिटी को यहीं पे ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा और हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हाँ देखिए मैटर कितना बड़ा है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं है, मिसकम्युनिकेशन नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है, और ये कोई लीव से रिलेटेड नहीं है। तो हमारे ये एक फेक प्रॉमिस से रिलेटेड चीज़ है जो कि एक्सटर्नल क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट है उससे रिलेटेड हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आगे आएगी ही, बिल्कुल आएगी। जो फेक प्रोमिसेस हैं, क्लाइंट कहेगा भाई मुझे ये प्रॉमिस किया गया था और अब तो मैं कंपनी पे केस कर रहा हूँ, तो फिर हायर अथॉरिटी के पास तब तो जाएगी ना। और फिर हम क्या करेंगे, अपने आप इसे छोटी मोटी ये चीज़ें करके छोड़ देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमें हायर अथॉरिटी से डिस्कस करना पड़ेगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट। Third, Dash is a facet of HR that focuses on reskilling and upskilling employees. टैलेंट एक्विजिशन क्या करता है, टैलेंट एक्विजिशन रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात करता है? जी नहीं। टैलेंट एक्विजिशन क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज जरूर चेक कर लें, ठीक है। ये नहीं है उसका मतलब। टैलेंट एक्विजिशन एक हायरिंग का फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिकली हायरिंग करते हैं। वहाँ पे रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का काम नहीं होता है, वो ट्रेनिंग्स एंड ऑल में आगे चीजें होती हैं। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का रीस्किलिंग और अपस्किलिंग से मतलब नहीं है। डी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, देखिए इन सब के सेशन बने हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पे बहुत देर तक डिस्कस नहीं कर पाऊंगी इसको। वैसे मैं कर लेती हूँ अक्सर ऑप्शंस, बिकॉज उन पर मेरे सेशंस नहीं होते, लेकिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे भी सेशन बना हुआ है, चेंज मैनेजमेंट पे भी बना हुआ है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, इन सब पे बने हुए हैं। तो प्लीज़ जाके आप चेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी टाइप कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम और उसके बाद ये टैलेंट एक्विजिशन या कंपनसेशन एंड बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। कोई सेशन नहीं मिलते हैं ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। किस किस में क्या क्या होता है वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे ही इसका आंसर लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। चलिए नेक्स्ट इज fourth, an employee of the firm has been giving fake promises to the client, causing trouble to the company. As an HR, how will you tackle the situation? Fake promises to the client causing trouble to the company. I think या तो मुझसे ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, या फिर वहीं पे ही रिपीट था। मैं बाद में चेक करूँगी, अगर ये दोबारा रिपीट हो गया तो आई एम रियली सॉरी, या फिर कमेंट में दोबारा रिपीटेड था, आई विल चेक। अभी चलिए इसको तो हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये वही था। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन वही है सी। ये अभी मैंने सेकंड में भी डिस्कस किया था, मे बी या तो गलती से दोबारा कॉपी हो गया है। चलिए उसके बाद आता है फिफ्थ। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं, ये है ऋचा राय। ये है ऋचा राय का क्वेश्चन, और यहाँ पे शायद 5 से लेके जो 11 तक क्वेश्चन है ये इन्हीं के, ठीक है। Employee has not got travel reimbursement since last year. Employee has not got travel reimbursement since last year. He asked HR to about the matter. What HR will do in given situation? I think यहाँ पे कुछ grammatical error है, कोई problem नहीं है। शायद आपने copy paste जहाँ से किया होगा वहाँ से हो गया होगा, मैंने as it is copy कर दिया है। चलिए हम समझ लेते हैं हुआ क्या है। ट्रेवल रीएम्बर्समेंट नहीं मिला है लास्ट ईयर से और उसने एचआर के सामने मैटर रखा है। अब एचआर क्या कर सकता है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। आस्क टू रीसबमिट द पेपर्स, आस्क टू रीसबमिट द पेपर्स, दोबारा से पेपर रीसबमिट कर दो क्योंकि नहीं मिला है। ये कौन सी बात हुई, जो भी आएगा आपके पास कि भाई पिछले साल नहीं मिला है तो आप रीसबमिट कर दोगे। अभी आपको पहले पता करना पड़ेगा ना हुआ क्या है। बी, आस्क टू वेट, रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, यहाँ तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि एचआर को कुछ पता है नहीं पता है, या फिर एचआर आस्क टू वेट के बाद क्या कर रहा है, तो ये भी आधा अधूरा है। सी, कनेक्ट टू फाइनेंस टीम टू चेक एनी लैकिंग।
फाइनेंस टीम से हम कनेक्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि भाई क्या लैकिंग है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। देखिए मैं नन ऑफ दीज पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज ये भी हो सकता है कि हमें पता है, हम उसे कुछ समझाएं, हम उसे करें, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर मुझे सी दिया हुआ है यहाँ पे कि कनेक्ट टू फाइनेंस टीम टू चेक एनी लैकिंग, क्योंकि इन्होंने जोड़ा हुआ है। इन्होंने खाली ये नहीं कहा कि कनेक्ट टू फाइनेंस टीम। अगर ये खाली कहते तो हाँ हम नन ऑफ दीज को भी चूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं है कि खाली आपको कनेक्ट करना है फाइनेंस टीम से। इसमें ये कह रहे हैं कि हम एक बार चेक कर सकते हैं एज एन एचआर फाइनेंस टीम से कि भाई लैकिंग क्या हो रही है, क्या हुई है। ठीक है, टू चेक एनी लैकिंग मतलब किस वजह से देरी हुई है या नहीं मिला है। फाइन, तो इसलिए मैं इस सी को सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर इससे कोई बेस्ट ऑप्शन डी के अलावा हो सकता है या होगा तो तब हम उस पर बात करेंगे। यहाँ इन ऑप्शंस में से मुझे लगता है कि हम फाइनेंस टीम से एक बार चेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ है मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 6th, मैनेजर्स वाइफ वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट एज द मैनेजर। फाइन, the manager is known to favor his wife even if she does something wrong. What HR do in this situation? Options. क्या हो रहा है, मैनेजर की वाइफ जो है ना वो उसी डिपार्टमेंट में काम करती है और मैनेजर जो है वो नोन है फेवर करने के। ठीक है, चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे। व्हाट HR डू इन दिस सिचुएशन? चलिए पहले ना मैं आपको एक सिचुएशन को अलग से समझाना चाहती हूँ। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़्यादा सही गलत से भी ऊपर होता है। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं ना जो सही गलत से कई बार बहुत ऊपर होते हैं, स्पेशली जो डीप पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, बहुत बार हमारे सिबलिंग्स हैं और हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं अगर आप देखेंगे बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स में भी इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये इनमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, चाहे आप कहें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो कहीं ना कहीं हम ना जब इंटरेस्ट हमारा कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़ा होता है तो हम पूरी तरीके से फेथफुल होकर डिसीजन नहीं ले पाते। और ये बहुत ही जेन्यून चीज़ है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि कई बार ऐसा हमारे सामने होता है कि सही गलत हमें पता भी होता है तब भी हम कुछ रिलेशनशिप्स में बोल नहीं पाते। राइट, और ये बहुत बार डिस्कस भी हुआ है और कई बार ऐसा हुआ भी है कि फिर अगर किसी का वाइफ का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में जो डिसीजन होने वाला है या हस्बैंड का इंटरेस्ट है तो उसको उस केस से हटा दिया जाता है और दूसरा पर्सन उसको देखता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी म्यूचुअल चीज़ है जहाँ आप चाहे कितना कह लो वाइफ को या हस्बैंड को तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा ही। ठीक है, चाहे वो ना भी चाहें कि मैं सही गलत करूं लेकिन स्टिल आएगा। लेकिन अब इस चीज़ को सोचकर तो नहीं चल सकता ना काम कि भाई ऐसा होता ही है, हमें कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव्स निकालने होंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपनीज, कई कंपनीज में ऐसा भी होता है जहाँ रूल्स होते हैं कि भाई आपके रिलेटिव्स काम नहीं कर सकते या सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी भी पॉलिसीज होती हैं जहाँ पर पहले ही होता है कि आपको डिस्क्लोज करना होता है कि भाई आपका कोई मेंबर तो नहीं है, कोई रिलेटिव तो नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, आई होप सो जब मैं ऑप्शन बताऊंगी तो आपको क्लियर होगा। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इसको ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते, हम बढ़ावा नहीं दे सकते। बिकॉज क्या होगा, ऐसे तो हर कोई कंपनी में यही करने लगेगा कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे वाइफ है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा ये है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये चलता है, देखते हैं आस्क कपल टू लीव। देखिए अगर हमें पहले ही कपल वाली चीज़ नहीं रखनी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें ऐसा लगता था कि भाई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसकी पॉलिसी बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा पॉलिसी होती है कि हस्बैंड वाइफ एक उसमें काम नहीं कर सकते हैं। खाली एक सिचुएशन के सामने हम ये कह दें कि आस्क कपल टू लीव, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। आपको पॉलिसीज बनानी चाहिए कि भाई कपल नहीं काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट में, जो भी आप पॉलिसी बनाना चाहें। ठीक है, तो ये पहले ही होगी, ये इस सिचुएशन पे नहीं होगी कि हाँ भी आस्क हम कह दें कि इस तरीके की सिचुएशन आई तो आप कह दो कि हाँ भाई कपल जाए, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। बी आए थे, आस्क एम्प्लॉयज टू लेट इट बी एज इट इज़। देखिए एम्प्लॉयज से कहिए कि हाँ ठीक है लेट इट बी, क्योंकि जैसा है वैसा उसे चलने दीजिए। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही नॉर्मल होता है तो इसे चलने दीजिए। देखिए इससे नहीं चल सकता काम, हर कोई अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर आ जाएगा और हर कोई यही चीज़ करने लगेगा कंपनी में, तो कंपनी का काम कैसे होगा। और फिर जेन्यून चीज़ें कभी रहेंगी नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन
और कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भाई यही सब चलता रहेगा कि भाई कोई गलत है तो उसे सिर्फ रिलेशनशिप्स की वजह से प्रमोट किया जा रहा है, तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, सी आते हैं चेंज द टीम ऑफ कपल, और डी आता है वार्न देम, उन्हें वार्न कर दें। ठीक है, अब मुझे जो इसमें बेस्ट लग रहा है वार्न कर दें, तब भी वार्न करने से आई डोंट थिंक सो, वार्न देम मुझे नहीं ठीक लगता। इसकी जगह शायद अगर वार्न देम की जगह ये होता कि डिस्कस विद देम दैट ऐसा नहीं चलेगा, या टॉक टू देम, इस तरीके का वर्ड को यूज होता तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती। वार्न करना नहीं मुझे ठीक लग रहा। सी वाला इससे मुझे बेटर लगता है, चेंज द टीम ऑफ कपल। यस, आप उस डिपार्टमेंट से चेंज कर दीजिए कपल को, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो मैनेजर है। ठीक है, और मैनेजर जब उस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो हम अपनी कंपनी में हमारी ये चीज़ नहीं प्रमोट होगी। और उसके बाद आप पॉलिसी ज़रूर बना सकते हैं, ये मैं साइड में आपको बता रही हूँ। एज एन एचआर आप जब जाएंगे तो देखिए ये रिलेटिव से रिलेटेड पॉलिसीज़ होनी बहुत मैंडेटरी हैं, बिकॉज आई हैव सीन दीज थिंग्स, ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कंपनी के लिए इस तरीके की कुछ पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाइए और पहले डिस्क्लोज कीजिए। ऐसा नहीं है कि रास्ते में से आप किसी को निकाल दें। और जब हम इस तरीके की पॉलिसी बनाएंगे तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा सबको, और फिर उस तरीके से ही हायरिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है चेंज द टीम ऑफ कपल, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेंज कर सकते हैं टीम कपल की, तो वो हम कर सकते हैं। मतलब उसमें हमें क्या करना होगा, हमें उसमें कपल को अलग अलग डिपार्टमेंट पे करना होगा। ठीक है, मतलब वो एक ही डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर भी वही होगा कि अगर उनका हमने आज ये इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया तो फिर वो वही काम करेंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन दोनों को सेपरेट कर दें वर्क बेसिस पे। फाइन, मुझे यहाँ पे सी बेस्ट लगता है, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग। फाइन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एम्प्लॉय डाइड, व्हाट मैंडेट फॉर्म, okay, an employee died, what mandate form HR should submit to the PF department to regularize the EDLI payment? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एम्प्लॉय डाई हो गया, मतलब इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो है ना वो हम डिस्कस कर पाएंगे पीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एम्प्लॉय डाइड हुआ, लेकिन अब हमें क्या जानना है, व्हाट मैंडेट फॉर्म HR शुड सबमिट टू द PF डिपार्टमेंट। कौन सा पीएफ फॉर्म हमें पीएफ डिपार्टमेंट में कौन सा फॉर्म हमें सबमिट करना है ईडीएलआई पेमेंट के लिए। देखिए यहाँ मैं ये सब कुछ नहीं समझाऊंगी, ईडीएलआई पीएफ एक्ट बना हुआ है पूरा, पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ से पीएफ एक्ट ज़रूर पढ़ लें। और पेरोल प्रोसेसिंग के सेशंस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने वर्किंग दिखाई हुई है कैसे कैसे कैलकुलेट होता है पीएफ, ईएसआई और कॉस्ट टू कंपनी, नेट सैलरी, टीडीएस, प्रॉपर सेशंस बने हुए हैं, उन्हें ज़रूर चेक कर लें। अगर आप एचआर बनना चाहते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी होते हैं, किसी भी पोजीशन में एचआर के होते हैं, पेरोल आनी तो बहुत ज़रूरी है, सीख ही लीजिए। चाहे रिक्रूटर भी बन रहे हैं तो भी सीख लीजिए, क्योंकि कभी भी काम आएगी। ठीक है, चलिए फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए होता है। फॉर्म डी कोई फॉर्म नहीं है पीएफ में। ठीक है, फॉर्म डी कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म 10D है, इस पर हम नीचे आएंगे तो बात करेंगे। फॉर्म ई हमारा कोई फॉर्म नहीं है पीएफ में। ठीक है, इसके बाद आता है सी। चलिए, ये जो सी में लिखा हुआ है ना फॉर्म 51F, ये 51F लिखा है। आई एम रियली सॉरी, ये 51F नहीं होता। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ, ये खाली ग्रामेटिकल एरर या फिर आई थिंक रिटन एरर नहीं है, तो इसलिए मुझे इसलिए बताना पड़ेगा। स्पेशली ये होता है फॉर्म 5 इफ, आई होता है ये, 1 नहीं होता, ये इफ होता है ये। ठीक है, IF कह सकते हैं इसको, फॉर्म 5IF इफ होता है ये, 1 नहीं होता। ठीक है, ये होता है हमारा EDLI पेमेंट क्लेम के लिए। ठीक है, ये 51F नहीं होता है, इसको चेक कर लीजिएगा आप। ये होता है 5 इफ यानी IF। और 10D फॉर्म किस लिए होता है, 10D फॉर्म होता है क्लेमिंग मंथली पेंशन। अगर हमें पेंशन क्लेम करनी है मंथली तो उसके लिए होता है 10D। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ, हमारा आंसर हुआ सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 8th पर। 8th में व्हाट फैक्टर्स कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग इंटरनल कैंडिडेट फॉर वेकेंट पोजीशन। अगर इंटरनल कैंडिडेट को हम वेकेंट पोजीशन के लिए चूज कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। HR रिक्रूटर की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से सेशंस ज़रूर देखें क्या क्या चीज़ें हम
शॉर्टलिस्टिंग में, स्क्रीनिंग में और सोर्सिंग में लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं, इंटरनल हायरिंग में क्या देते हैं, मैंने चीज़ें शेयर की हुई हैं। ओके, यहाँ मैं आंसर ज़रूर बताऊंगी। फर्स्ट आता है हेरारकी। हेरारकी क्या चीज़ होती है? हेरारकी मतलब टॉप लेवल, बॉटम लेवल और हमारा मिडिल लेवल। मतलब जब हम किसी कैंडिडेट को, कोई वेकेंट है पोजीशन, तो हमें उसे वहाँ पे रिक्रूट करना है, तो हम क्या देखेंगे? हम हेरारकी देखेंगे। हेरारकी क्यों देखेंगे? एक बात बताइए मुझे, एक बॉटम लेवल पे एम्प्लॉई और उससे ऊपर लेवल की एक पोजीशन वेकेंट है, ठीक है, और हमें इंटरनल कैंडिडेट को अपने यहाँ हायर करना है, अपने इंटरनल कैंडिडेट जो कि बॉटम पे काम कर रहा है उसको ऊपर हमें लेकर आना है, और उसके पास सारी चीज़ें हैं और क्वालिफिकेशन, स्किल, वो काम कर सकता है, तो तब हम हेरारकी क्यों देखेंगे? कि वो बॉटम पे काम कर रहा है तो हम उसे ऊपर नहीं लेके आ सकते, प्रमोट नहीं कर सकते? ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऐसे तो आप टैलेंट को खत्म कर रहे हो अपने यहाँ से। जब वहीं से इंटरनल कैंडिडेट बन सकता है, मतलब वो एग्जेक्टिव काम कर रहा है और हम उसे असिस्टेंट मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है, मैनेजर हमें बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं मेंशन है कि हायर से लोअर जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, तो हम इस चीज़ को कैसे कंसिडर करेंगे और क्या है? तो यहाँ मेरा यही कहना है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लोअर और हायर। देखिए, हायर से ऑब्वियसली कोई लोअर पे खुद ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वो वाला तो पॉइंट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा कि हेरारकी वाली चीज़ वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, वो हेरारकी वाले उसमें नहीं आएगी। वो तो खुद ही अपना, कोई अगर मैनेजर पे काम कर रहा है तो वो एग्जेक्टिव लेवल पे उसी कंपनी में तो नहीं आएगा अपने आप को डिमोशन करके, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या कंसिडर करना है? हमें हेरारकी नहीं देखनी है अगर हमारा पास कैंडिडेट सही अवेलेबल है। नेक्स्ट इज बी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे कोई मतलब इस तरह से नहीं आता कि प्रोडक्टिव कितना है, वो ये चीज़ हमें चेक करनी है। प्रोडक्टिविटी का यहाँ से थोड़ा सा कम लिंक हो रहा है हायरिंग में। सी, क्योंकि प्रोडक्ट, चलिए हाँ, यहाँ पे मैं दोबारा एक बार बात कर लेती हूँ। एक पर्सन की ऐसे प्रोडक्टिविटी नहीं समझ आती, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। किसी एम्प्लॉय को जब हम देख रहे हैं तो वो कितना प्रोडक्टिव है उस पोजीशन के लिए और दूसरे के लिए नहीं होगा, ये हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसकी एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो सी, अटेंडेंस। अटेंडेंस से भी इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर उसकी अटेंडेंस पुअर है तो वो तो फिर अपने यहाँ ही काम करने के लिए, अपनी जिस पोजीशन पे काम कर रहा है वहाँ के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अगर उसकी पुअर अटेंडेंस है तो जिस पोजीशन पे वो काम कर रहा है वहाँ के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो दूसरी पोजीशन के लिए तो उसे हम सोच भी नहीं सकते। तो अटेंडेंस वाला भी मुझे समझ नहीं आता। डी में आते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को ज़रूर गूगल आउट करिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है वेराइटीज़, डिफरेंट वेराइटीज़। इसे कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हायरिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं डिफरेंट क्वालिटीज़, ठीक है। इसको जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किस में? डिफरेंट क्वालिटीज़ होना, ठीक है। तो हम डाइवर्सिटी देखेंगे। वेकेंट पोजीशन है, हो सकता है इंटरनल कैंडिडेट दूसरे प्रोफाइल से हो, मतलब और वो रिप्लेसेबल हो, ऐसा हो सकता हो कि हम उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो उसकी हम डाइवर्सिटी देखेंगे कि अब दूसरी पोजीशन के लिए वो कितना सूटेबल हो सकता है, कितनी वैरायटीज़ हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, ठीक है। जिसको मैंने हर वाले पॉइंट में बार बार डिस्कस किया है कि भाई उसका स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, वो सारी चीज़ें डाइवर्सिटी में फॉल करती हैं, ठीक है। तो डी आ जाएगा हमारा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है 9th। चलिए, ये भी अच्छे से क्वेश्चन है, इसमें ना कोई मेरे पास इन्होंने वो नहीं दिए थे ऑप्शंस, तो यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। वेयर एन एक्सप्लॉयटेड लेबर कैन रीच फॉर जस्टिस। ये क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट, ये पहले के एक सेशन में डिस्कस भी हो चुका है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे सेशंस देखते रहे। आप जब पोस्ट करते हैं क्वेश्चंस ना, तो सारे सेशंस पीछे के प्लीज़ ज़रूर देख लें। देखिए, मैं एक एक दिन बाद ला रही हूँ, तो बहुत ही इजी है आपके लिए। कम से कम एक दिन में 1 या 2, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो 2 सेशन देख लेना, ठीक है। एक बार ज़रूर देख लीजिए सारे सेशन, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मेरे यहाँ से नहीं, कहीं और से मिल रहे हैं वहीं से कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। 10th is what HR should do if an employee not returning office laptop। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये इश्यूज तो बहुत नॉर्मली आते भी है, लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूँ एज एन एम्प्लॉय भी, देखिए दिस इज़ नॉट राइट। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि कंपनी की कोई चीज़ ले ली और फिर हम उसे दे नहीं रहे हैं, चाहे हमारी कोई चीज़ पेंडिंग भी है कंपनी के पास। दिस इज़ नॉट द राइट वे कि हम उनकी चीज़ें रख लें और फिर अपनी चीज़ें मांगें कि भाई मेरा ये कंपनसेशन पेंडिंग है, मेरी सैलरी पेंडिंग है, मेरा इंसेंटिव पेंडिंग है, तो मैं चलो आपका ये सामान रख रहा हूँ, जब दोगे तो मैं रिटर्न कर दूंगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेक में प्रॉब्लम आएगी।
कि आपने क्या किया था। जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है ना, तो पता है कोई आपसे नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट पीछे वाली ऑर्गेनाइजेशन को कॉल लगाएंगे रेफरेंस चेक में और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। वहाँ पीछे कॉल लगाएंगे तो एचआर जो है वो अपनी सच ही बात बताएगा कि भाई इस कैंडिडेट ने ये काम किया था। वहाँ आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगी कंपनी। नेक्स्ट कंपनी में जब जाएंगे ना, तो नेक्स्ट कंपनी आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगी, वो सीधा आपको हायर ही नहीं करेगी। कोई भी इश्यूज निकाल के कुछ भी बता के कि भाई अभी हम हायर नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये करके वो खत्म कर देगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रखिए हर कंपनी में, राइट। ऐसा ना करें कि हाँ भाई अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तरीका नहीं है कि हम ऑफिस की बिलोंगिंग्स अपने पास रख लें, ठीक है। सो ये ना करें। तो चलिए, अब यहाँ तो मैंने बता दिया आपको बहुत सब कुछ। मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि अक्सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि एचआर जब भरे हुए होते हैं, जब उन ये चीज़ें कंपनी में की होती हैं आपने, तो वो वही चीज़ जेन्युइनली बताते हैं। और फिर वहाँ पे न्यू कंपनी कभी भी ऐसे कैंडिडेट को हायर नहीं करती है। वो कभी ये नहीं सोचती है कि कंपनी गलत होगी, वो हमेशा यही समझेगी कि कैंडिडेट ने कुछ ऐसा ऐसा गलत किया होगा, क्योंकि ये वो हमारे साथ भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कंपनी यही सोचती है कि भाई आप कंपनी के साथ, न्यू जो कंपनी है हमारे साथ भी यही काम कर सकते हैं, हमारी भी चीज़ें उठा उठा के ले जाएंगे अगर हमने आपकी कोई चीज़ सॉल्व नहीं करी, ठीक है। तो इसलिए आपको हायर नहीं किया जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। उसके बाद हाँ चलिए, अब इसमें हमें क्या करना होगा। देखिए, एम्प्लॉय नहीं रिटर्न कर रहा है, यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिकली भी हमने ये चीज़ें फॉलो करी हैं। क्या करना होता है, मेल करिए एक तो एम्प्लॉय को, ठीक है। मेल इसलिए करिए, आप कहेंगे कि आप मेल में लगे हुए, वो ऑफिस लैपटॉप नहीं दे रहा है, वो यार उसके घर पहुंच जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। देखिए, ऑफिशियली हमें क्या करना है, ऑफिशियली हमारे पास पहले प्रूफ होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय यही मना कर देता है बाद में कि नहीं, मुझसे तो मांगा ही नहीं गया इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी मेल आईडी पे मेल करनी जरूरी है। अगर एम्प्लॉय ने लेफ्ट कर दिया तो उसकी सीवी से उठाइए पर्सनल ईमेल आईडी, वहां पे जरूर एक सीसी करिए मेल। आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी पे करा, ऑफिशियल ईमेल आईडी उसकी बंद हो गई होगी, ठीक है। हो सकता है हमने बंद करवा दी हो कि एम्प्लॉय चला गया है। ये बहुत ही वैसे केसेस हैं जो बहुत ही वर्स्ट होते हैं। देखिए, एम्प्लॉय नहीं रिटर्न कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है हमने उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी वगैरह बंद करवा दी हो। तो उसकी पर्सनल ईमेल आईडी पे जरूर एक सेंड करें ईमेल आस्किंग टू रिटर्न। उसके बाद आप कॉल करके भी पर्सनली मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जब एचआर बात करते हैं तो एम्प्लॉय साफ साफ बात बताने पे भी रेडी हो जाते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बार तो आप ये कह सकते हैं 95 या 90% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि वो रिटर्न कर देते हैं, या वो बता देते हैं कि हाँ हम उस दिन आएंगे और हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ने कुछ नहीं बताया कि एचआर ने कितने रिमाइंडर्स दिए हैं या क्या हुआ है और वो नहीं रिटर्न कर रहा है। बस जो जितना मेंशन है उसमें मैंने यही कहना है कि आप वो कर सकते हैं। पहले तो मेल करिए, फिर पर्सनली कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं रीज़न अगर पता चलता है क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। और अगर वो उसके बाद भी ये कह रहा है कि नहीं, तो फिर देखिए लीगल टीम अगर हमारे पास है एचआर में, या अलग से भी लीगल टीम है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे इस चीज़ को ले जाना बहुत ज़रूरी है कि लीगल टीम के पास हम ले जाएं और मैनेजमेंट के पास हम लेके जाएं। अगर लीगल टीम नहीं है तो मैनेजमेंट के पास ये चीज़ जाएगी। ऑफिस लैपटॉप है, ये बड़ी चीज़ होती है। और अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है, हमने बात कर ली और वो तब भी रिटर्न करने को रेडी नहीं है, उसने जैसे बोल दिया कि हाँ भाई मैं इस दिन दे दूंगा, लेकिन वो नहीं आया देने, तो भाई ये बात बड़ी है। क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट को भी बताना पड़ेगा और लीगल टीम से भी बात करनी पड़ेगी कि भाई अब क्या करना है, ठीक है। तो देख लिया हमने क्या क्या चीज़, मेल हो गया, पर्सनल कॉल हो गई, फिर उसके बाद मैनेजमेंट एंड लीगल टीम, ठीक है। इसको आप ड्राफ्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। इसके बाद आता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल डीप चीज़ें बिल्कुल ऐसी बता रही हूँ जो प्रैक्टिकली होती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, यहाँ पे मैं कोई बनावटी चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि ऐसा सोच लीजिएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं और उस वक्त जो प्रैक्टिकली हम करते हैं वही मैंने चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आपके जो लैपटॉप है उसका गलत भी यूज़ हो सकता है किसी भी तरीके से, तो मैनेजमेंट और लीगल टीम के उसमें आना चाहिए ये। चलिए, नेक्स्ट इज an intern leaking company information to competitive firm. How HR handle this situation? क्या कर रहा है इंटर्न, इंटर्न लीक कर रहा है इंफॉर्मेशन और किसी कॉम्पिटिटिव फर्म को। हाउ HR शुड हैंडल दिस सिचुएशन। देखिए इसमें ना क्वेश्चंस में थोड़ी एरर्स है। चलिए,
अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आई थिंक आंसर कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है देखकर, और लेकिन उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे इसमें, ये बड़ी चीज़ है, इंटर्न कॉम्पिटिटिव फॉर्म को दे रहा है, हमें ये भी नहीं पता क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे चुका है वो, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो कैसे एचआर हैंडल करेगा भाई, रिपोर्ट टू मैनेजमेंट फॉर फर्दर एक्शन, बिल्कुल रिपोर्ट करिए मैनेजमेंट को, क्योंकि हम इंटर्न से पूछेंगे क्या होगा, पहले मैनेजमेंट को रिपोर्ट करिए, मैनेजमेंट के साथ ही डिसीजन लिया जाएगा। लीक हो रही है इन्फॉर्मेशन, आउटसाइड जा रही है कॉम्पिटिटिव फर्म को हमारी इन्फॉर्मेशन, तो ये छोटी चीज़ नहीं है, तो इसलिए लेके जाइए ज़रूर मैनेजमेंट के पास। ठीक है, चलिए, आपने अक्सर देखा होगा मैंने कई बार मना किया है मैनेजमेंट के पास, लेकिन नहीं जाते हैं, और हर चीज़ नहीं जाती है उनके पास, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, जहाँ मैं कहती हूँ मैनेजमेंट के पास जानी है, वहाँ बड़ी चीज़ें होती हैं तो वो जानी ही जानी है, और जो भी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेटेड हैं वो ज़रूर जानी चाहिए। हम अपनी कंपनी में इंटरनली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी जो कि बाहर से रिलेटेड है और जिसका इम्पैक्ट बिगर लेवल पे आएगा, और आएगा ही, क्योंकि आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन इंटर्न लीक कर रहा है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म को कर रहा है, तो ये बड़ी चीज़ है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही बाद में आएगा, हमें नहीं पता किस तरीके की इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये देनी ज़रूरी है। चलिए, ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए। इसी के बाद आई थिंक इसी पर ही मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे, जिसमें मैंने शायद इसी सेशन में कुछ इशू किए थे क्वेश्चंस, जिसमें बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब ऑप्शंस वाले नहीं थे, और उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी। वहीं पर ही प्रियंका और भावना ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम पर्सोना बताएं क्या होता है। प्रोग्राम मैनेजर का आई थिंक जेडी ड्राफ्ट करना था, जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करना था, वहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मैम पर्सोना बताएं। देखिए, पर्सोना होता क्या है, पहले पर्सोना को समझते हैं, पर्सोना वर्ड कहाँ से आया और क्या मतलब है इसका। पर्सोना इज बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, किस तरीके की इमेज होगी, किस तरीके की पर्सनालिटी होगी उस पर्सन की जो प्रोग्राम मैनेजर है, और हमें कैसे क्रिएट करनी है वो। ठीक है, अब पहले इसी के साथ ना ये भी समझ लेते हैं कि प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या होता है। कुछ भी हो सकता है वैसे तो, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, क्योंकि इसमें एप्स इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, मतलब कम क्या, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दी हुई थी, बस एक डेजिग्नेशन दी हुई थी प्रोग्राम मैनेजर की। तो प्रोग्राम मैनेजर में बहुत सारी वास्ट चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना किसी भी प्रोग्राम को। प्लीज़ मैं जो ये लिख रही हूँ इनको ना एक बार प्लीज़ अपने यहाँ पॉइंट्स में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यही चीज़ें आपको वहाँ पे ऐड करनी होंगी, उसका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट करते जाएं जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ। तो ये हो सकता है कोऑर्डिनेटिंग एनी प्रोग्राम, या फिर डेवलप करना, मेंटेन करना किसी प्रोग्राम को। ये हो सकता है टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, और कोई तरीके की प्रोसेसेस को डिफाइन करना किसी प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेट करना प्रोसेसेस ग्रुप्स में, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं प्रोग्राम मैनेजर की। आइडेंटिफाई करना क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इंटरनल एक्सटर्नल किसी प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए, और उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ें प्रोग्राम मैनेजर की हो सकती हैं। तो ये तो हमारा वर्क हो गया। अब कहाँ पर हमें इसे इंक्लूड करना होगा, जो हम जेडी ड्राफ्ट करते हैं ना, उसमें हमें डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल लिखना होता है, मतलब हम किस टाइप के कैंडिडेट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इस चीज़ के अकॉर्डिंग, बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स, हमें एनालाइज करना है, प्रोग्राम मैनेजर है हम, तो एक्सीलेंट होनी चाहिए हमारी एनालिटिकल स्किल्स। स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग स्किल्स, यस, टीम बिल्डिंग, बहुत अच्छी टीम मुझे करनी पड़ेगी बिल्ड, तभी काम बन पाएगा, तभी मैं एज मैनेजर प्रोग्राम को हैंडल कर पाऊंगा। ठीक है, एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग क्रॉस फंक्शनल, या फिर कह सकते हैं क्रॉस टीम प्रोजेक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत सारी क्रॉस टीम को मैनेज करने का, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का, क्रॉस फंक्शनल्स को मैनेज करने का। ठीक है, क्रॉस फंक्शंस को मैनेज करने का, ये हो सकता है हमारा डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में, इस तरीके का पर्सोना हमें चाहिए होगा। की स्किल्स में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, मेरा एचआर जॉब्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारी आपको जॉब्स बताई हुई हैं, जहां पर मैंने एचआर से रिलेटेड जॉब्स बताई हैं, लेकिन मैंने ये दिखाया हुआ है उसमें कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं उन्होंने कैसे कैसे ड्राफ्ट किए हुए हैं, जिसमें डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल पे मैंने कई बार फोकस किया है, की स्किल्स पे मैंने कई बार फोकस किया है। ठीक है, तो वहाँ वो की स्किल्स डलती हैं। तो वो की स्किल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रोग्राम मैनेजर से रिलेटेड कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट इज प्रोग्राम मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, टीम मैनेजमेंट हो सकता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकता है,
मैट्रिक्स हम डाल सकते हैं, ऑपरेशंस हम डाल सकते हैं। मतलब ये सारी अब जब आप की स्किल्स डालेंगे ना, तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल में, अपने सीवी में, स्किल्स में ये सब चीज़ें डाली हुई होंगी या वर्क एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें डाली हुई होंगी, उस तरीके के कैंडिडेट मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ की स्किल्स में डाल देंगे। ये है हमारा पर्सोना जो हमें क्रिएट करना होगा अपने प्रोग्राम मैनेजर के प्रोफाइल के लिए। आई होप सो मैंने इसे क्लियर करा है, आप समझ पाए होंगे। स्टिल नहीं समझ आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था हायरिंग पिच। मैम हायरिंग पिच क्या होती है? तो चलिए, हायरिंग पिच का मतलब होता है हमारा कि हम इस तरीके की कह सकते हैं जॉब पोस्टिंग क्रिएट करेंगे अट्रैक्ट करने के लिए इन कैंडिडेट्स को, मतलब प्रोग्राम मैनेजर के कैंडिडेट को, जिससे कि वो हमारे पास आ पाए। हायरिंग पिच, पिच क्या होती है? बोलने का तरीका। और हायरिंग क्या? हमें हायरिंग करनी है तो बोलने का तरीका या फिर लिखने का तरीका, किसी चीज़ को एडवर्टाइज करने का तरीका। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं बहुत सारे, तो ना बहुत अच्छे होते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट जिन्हें देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अरे यार माजा का ये ऐड आ रहा है यार, स्लाइस में देखो कितने अच्छे से दिखाया हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें अट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि हम उसे परचेज करने पर रेडी होते हैं। जिस तरीके से वो दिखाते हैं फ्लो कोल्ड ड्रिंक का या किसी भी ड्रिंक्स का, तो गर्मी आते ही हमें कैसा लगता है, तो वो उनका एक अट्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ मैं एग्जाम्पल किसी और चीज़ से लिंक कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि उसको देख के हम बहुत बार अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। राइट, तो हायरिंग पिच जब हमें क्रिएट करनी है तो हमें प्रोग्राम मैनेजर के अकॉर्डिंग ऐसी पिच क्रिएट करनी है जिससे कि वो हमारे पास आने को रेडी हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अबाउट कंपनी, कंपनी का जो हम अबाउट लिखते हैं, नीचे आप देखेंगे हमारी जॉब पोस्टिंग्स में अबाउट कंपनी लिखा होता है, वो किस तरीके का होना चाहिए। फ्यूचर प्लान्स उसमें होने चाहिए, ग्रोथ का स्कोप उसमें आप मेंशन करिए, अपनी सब्सिडरीज मेंशन करिए, एक्सपेंशन मेंशन करिए, एमएनसीज के बारे में मेंशन करिए, अब्रॉड से कनेक्शन मेंशन करिए कि अभी हमारा यहाँ पे इतना है, अब हम नेक्स्ट ये प्लान कर रहे हैं, या नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा ये प्लान है कि इतनी इतनी सिटीज़ में हम अपने ऑफिस ओपन करने वाले हैं, या इतनी कंट्रीज़ में हम एक्सपेंड करने वाले हैं, जिससे कि जो प्रोग्राम मैनेजर है वो आए आपके यहाँ। ठीक है, और इसी के बाद पैकेज, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, और इंडिविजुअली प्रोग्राम मैनेजर कैसे ग्रोथ करेगा, इसके बारे में भी हायरिंग उसमें होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पैकेज, अच्छा इंसेंटिव, अच्छे बेनिफिट्स, कंपनसेशंस, इनको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा अपनी हायरिंग पिच में। ठीक है, ये होती है हमारी हायरिंग पिच। चलिए, आई होप सो आ गया होगा आपको समझ। इसी के बाद अंशिका जैन ने पूछा है प्री ज्वाइनिंग एंगेजमेंट मटेरियल मैम क्या होता है? चलिए, प्री ज्वाइनिंग एंगेजमेंट मटेरियल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, लेकिन हम इसको बिल्कुल समझेंगे अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन भी है, वहीं पे ही मैंने 5th सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसमें प्री ज्वाइनिंग एंगेजमेंट मटेरियल, प्री ज्वाइनिंग, प्री ज्वाइन, प्रीपेड कनेक्शन होता है हमारे पास, क्या करना पड़ता है? पहले पेमेंट, फिर उसके बाद बात होगी, ऐसे ही तो होता है प्रीपेड सिम में। तो प्री ज्वाइनिंग एंगेजमेंट मटेरियल की बात हो रही है। प्री ज्वाइनिंग कौन सा पीरियड होता है? जब हमारा एम्प्लॉय ने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो हमें ज्वाइन करेगा। ठीक है, ज्वाइन करने का जो पहला दिन है, उससे पहले ऑफर लेटर जब उसने एक्सेप्ट किया है, ऑफर लेटर जो एक्सेप्ट किया है उससे ज्वाइन करने वाला जो पहला दिन है, वो जो बीच का पीरियड है, उसको बोलते हैं हम प्री ज्वाइनिंग पीरियड। ठीक है, अब प्री ज्वाइनिंग पीरियड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है? अब इंगेजमेंट मटेरियल, प्री ज्वाइनिंग एंगेजमेंट मटेरियल मतलब हम लूज ना छोड़ दें, हमारा जो कैंडिडेट है वो हमसे इंगेज रहे, पहली चीज़। उसमें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, उसकी ज्वाइनिंग के लिए जो मटेरियल है वो हमें रेडी करना ज़रूरी है। पहले दिन वो आ गया सुबह सुबह और अब हम तब सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, अरे उसकी डेस्क ही नहीं पता हमें, अरे उसे कौन सा लैपटॉप इशू होना है, उसे कौन सी आईडी इशू होनी है, कौन सी हमारी ऑफिशियल आईडी इशू होनी है, कौन से आईडी कार्ड्स इशू होने हैं, हमें कुछ नहीं पता। अब वो आ गया है, वो बैठा हुआ है, हम 4 घंटे लगा के, 1 दिन लगा के वही सारी चीज़ें तब अरेंज कर रहे हैं। राइट, दिस इज़ नॉट द वे। कुछ बेसिक पीछे की चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑन बोर्डिंग और ओरिएंटेशन के सेशन में बताई हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमें उसके आने से पहले करनी है। एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में ऑन बोर्डिंग और ओरिएंटेशन के सेशन है, उसको ज़रूर देख लें। यहाँ मैं आपको फिर भी डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होंगी। ओरिएंटेशन की प्रिपरेशन करनी है, ऑन बोर्डिंग की प्रिपरेशन करनी है, उसका डेस्क अरेंजमेंट करना है, IT एलोकेशंस
पे हमें ध्यान देना है, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कुछ भी अरेंज होने हैं वो कहाँ से आएंगे, वो कब होंगे, उसकी डेस्क को अरेंज करना है, उस दिन का जो ट्रेनिंग डे होगा वो कहाँ होगा, ओरिएंटेशन कहाँ पर होगा, वो प्लेस अरेंज करनी है और उससे कम्युनिकेशन रखना है। सबसे बड़ी चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि जैसे 2 महीने के बीच का पीरियड हो गया, ऑफर लेटर उसने एक्सेप्ट कर लिया और हमने उसे ज्वाइनिंग 2 महीने बाद देनी है। जैसे कि इंटर्न्स की हम बात करें या ट्रेनीज की हम बात करें तो उनका जो कैंपस प्लेसमेंट होता है या फ्रेशर्स का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो पहले ही हो गया होता है, ठीक है। और उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो एग्जाम्स के बाद होती है, जब उनके फाइनल ईयर के एग्जाम हो गए होते हैं, ठीक है। और वो 6 महीने पहले उनके लास्ट सेमेस्टर में ही हम उन्हें वो कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब वहाँ 6 महीने का डिफरेंस है या 2 महीने का भी डिफरेंस हो सकता है, तो उस डिफरेंस में हमें उसे इंगेज करना है, मतलब हमें कम्युनिकेशन नहीं छोड़ना है। या तो हम मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और व्हाट्सएप मैसेज हो सकते हैं, उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे जो उस बीच में जो भी कंपनी की न्यू चीज़ें हो रही हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। हमें हमारे पास मेल है तो हमने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी कंपनी ये कर रही है, ये प्लान कर रही है। इस तरीके की चीज़ें आप करते रहें बीच में, जिससे कि कम्युनिकेशन बना रहे। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई एम्प्लॉय इंटरेस्टेड नहीं है या है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्ड भी कर देगा। देखिए ऐसा होता है बहुत बार कि हाँ उसे कई बार उसने रेडी तो बोल दिया है, हाँ बोल दिया, ऑफर लेटर उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके माइंड में ना कहीं डिलेमा हो रहा है अभी भी कि मैं इंटरेस्टेड, मैं जाऊँ यहाँ या नहीं जाऊँ, विच इज़ वेरी कॉमन। ऐसा मैंने बहुत देखा है, ऑफर लेटर के बाद लोग टर्न अप नहीं होते, कोई भी ऐसी बात बताते हैं जिससे हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि वो कंपनी की रिसर्च कर लेते हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं होते। और बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि नहीं होते लेकिन फिर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं जब हम उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। ये तो बहुत ही बार हुआ है मेरे साथ कि इंटरेस्टेड नहीं था एम्प्लॉय, बाद में उसने बताया भी कि मैम इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जो कम्युनिकेशन हुआ हमारे बीच में इतनी बार, उससे मुझे लगा नहीं दिस इज़ अ गुड कंपनी एंड आई शुड ज्वाइन, एंड एनवायरनमेंट अच्छा है और सारी चीज़ अच्छी हैं और अब आप लोग चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो चेंजेस उन्हें इन्फॉर्म करते रहे, ठीक है। तो प्री ज्वाइनिंग इंगेजमेंट मटेरियल में आई होप सो आपने पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए होंगे जो मैंने बताए हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। और वो जो मटेरियल की बात हो रही है स्पेशली वो है जो हम ऑन बोर्डिंग और ओरिएंटेशन से पहले उसे एलोकेट करेंगे चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो फिर से मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। आई लव टू आंसर क्वेश्चंस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस देख के, स्पेशली जब आप दोबारा से क्वेश्चन उस चीज़ों पे करते हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जिन्होंने पिक करके मुझसे पूछे हैं। आई होप सो ये हेल्पफुल हो रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।